नमस्कार। आप हमें जानते हैं। आज हम जो हमारा केस पटना हाईकोर्ट में चल रहा है उसके विषय में हम आपको एक एक प्रूफ विथ एविडेंस आपको हम दिखा रहे हैं। उसके विषय में आज हम हर बात आपको बता रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट में केस कहां तक पहुंचा है, कहां तक चला है, क्या सुनवाई हुई है, क्या नहीं सुनवाई हुई है। तो आपको वीडियो पूरा देखने की आवश्यकता है। ठीक है, चूँकि कुछ कमेंट आए थे हाईकोर्ट केस के बारे में तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, मुझे बताना चाहिए था उसके विषय में। और देखिए दोस्त यार, बता रहे हैं हम फर्जी काम नहीं करते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो हम फर्जी काम नहीं करते हैं। ठीक है, जो सही सूचना है वही हम आप तक पहुंचाते हैं, जो सच्चाई है। हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बताए थे ना कि हम फरवरी में केस फाइल किए थे, मार्च में सुनवाई हुआ। अभी कभी हमने आपसे कहा था इस सब के विषय में, लेकिन जब आप लोग का कमेंट आया कि हम समर्थन करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगा चलिए जब भाई बहन साथ दे रहे हैं तो साथ लेना चाहिए था, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। तो बेसिकली आज हम वीडियो बनाने वाले थे कि बीपीएससी का आज एक इनकॉम्पिटेंट अधिकारी रिटायर कर गए हैं, सेक्रेटरी, अब तो पूर्व सेक्रेटरी हो गए, तो इनकॉम्पिटेंट अधिकारी एक रिटायर कर गए हैं, सेक्रेटरी, पूर्व सेक्रेटरी सत्यप्रकाश जी। मुझे उस पर आज वीडियो बनाना था। कुछ इन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ बात कहा जो कि बिल्कुल सफ़ेद वो तर्कसंगत नहीं था, बट हमें लगा चलो फिर कभी उस पर बनाएंगे, तब तक हम अपने भाई बहन अभिभावक को ये हाई कोर्ट केस के बारे में सूचना दे देते हैं। तो देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन हम हाई कोर्ट केस से मतलब डेट के विषय में नहीं बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मेरे मूवमेंट को कोई ट्रैक करे। हम किस शहर में रहते हैं, कहाँ से वीडियो बनाते हैं, हम कब पटना आते हैं, हम पटना में नहीं रहते हैं, मुझे पटना जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं डेट नहीं बताऊंगा और केस नंबर नहीं बताऊंगा, बाकी मैं डिटेल बता देता हूँ आपको, ताकि मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे मूवमेंट को कोई ट्रैक करे कि हम कब पटना आते हैं, नहीं आते। ठीक है, मैं अब चूंकि समझ गए, चलिए मैं ये इशारा था, इशारा में हम बता दिया आपको। चलिए, तो सबसे पहले हम एक लगाते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का एक जजमेंट है आज का। बेसिकली जजमेंट नहीं, ऑर्डर है, ऑर्डर कहिए, एक ऑर्डर है आज का जो यूपीएससी का एग्जाम लेता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, हाँ सॉरी फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी का एग्जामिनेशन है फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये आप देखिए, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, ये 2022 का मैटर है और ये CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ये केस चल रहा था। तो उस एस्पिरेंट ने, यूपीएससी को एस्पिरेंट ने जो कैट से डिमांड किया था, कैट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो कैट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने चुनौती दिया। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कैट के जो ऑर्डर था उस पर रोका, उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने दोबारा उसको आदेश दिया कि आप इस पे सुनवाई करें, इस तरीके से, इस पॉइंट पर इसको सुनवाई करें, दोबारा इसको रिव्यू करें। तो हम सिर्फ आपको इस बहाने ये बता रहे हैं कि 2022 का मैटर है, 2026 तक चल रहा है। तो ये केस थोड़ा चलेगा, 2-3 साल केस चल सकता है, इसीलिए इतना जल्दी। एक लड़का ने लिखा कि पीटी में बहुत, भाई पीटी में दोस्त क्या था ना, इसलिए ट्रैक हो रहा था। पीटी में विद्यार्थी स्टूडेंट की तरफ से भी बहुत बड़ी शक्ति लगी हुई थी, पूरे छात्र, पूरे पटना के शिक्षक। अभी मेंस के टाइम में आप बताओ कौन सा शिक्षक सामने आके बोला है? जो शिक्षक आपका कॉपी रिवेलुएट कर आपसे कहा कि श्योर शॉर्ट आपका सिलेक्शन है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी तो आपके साथ खड़ा नहीं है। इसका मतलब उन्होंने कॉपी आपका गलत रिवेलुएट किया होगा, और जब वो सही रिवेलुएट किया तो फिर आपके साथ उनको खड़ा होना चाहिए ना, लेकिन वो भी तो उन्हीं के साथ खड़े हैं ना जो सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो फर्जी उर्जी बात हम नहीं करते। ठीक है, चलिए, तो हमने आप इसको देख लिए कि आज तक वो मामला चल रहा है। मामला थोड़ा खींचेगा, मुझे भी उम्मीद है कि 2-3 साल या 2 साल के आसपास या साल 1.5 साल के आसपास पटना हाईकोर्ट में मैटर को खींचने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय पीटी टाइम में बीपीएससी को भी टेंशन था, तुरंत वो जवाब दे रहा था, क्योंकि रोड पे आंदोलन चल रहा था, काफ़ी सारी मीडिया में फजीहत हो रही थी, और इस समय बीपीएससी थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, आप जानते हैं। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो हम आपको हाई कोर्ट के बारे में सारा डिटेल लगा देते हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा सुनवाई जो है वो मार्च में हुआ था, 23 मार्च को। तो मेरे पास डेट क्या बचता, अप्रैल ना। आप देखिए, अप्रैल के मंथ में मैंने पटना हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया था। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं डेट नहीं बताऊंगा, मैं स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, आप सब कुछ देख सकते हैं। और पटना हाईकोर्ट के जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस पार्थ सारथी सर, उनके बेंच में मेरा सुनवाई हुआ था। और वो मैं जो ऑर्डर है ना कोर्ट का, मैं ऑर्डर भी आपको आगे लगा दूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए। और फिर जब उस पर सुनवाई हुआ, कोर्ट का आदेश आया उस पर, चूंकि आदेश आया और नेक्स्ट सुनवाई के लिए डेट लगा, तो डेट मेरा फिर अप्रैल के लास्ट में ही लगा था, बस उस डेट को सुनवाई नहीं हो पाया था, किसी रीजन से सुनवाई नहीं हो पाया था। बहुत सारे रीजन होते हैं। उसके बाद मई में ऑनरेबल कोर्ट समर वेकेशन पे चले जाते हैं। ठीक है, ऑनरेबल कोर्ट मई में समर वेकेशन पे चले जाते हैं, और फिर जून का मंथ आता है, 11 जून के बाद कोर्ट खुलता है। ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। 16 जून से बेसिकली कामकाज पूरी तरीका से अपने रफ्तार में होना शुरू हो जाता है, और 16 जून के बाद से मेरा लगातार प्रयास जारी है कि जितना जल्द हो सके उस पर सुनवाई हो।
तो देखिए होता क्या है ना कि एक होता है फ्रेश केस, और उसके बाद आप जो केस का सुनवाई होगा ना वो रोस्टर बेंच में होगा। यदि आपको रोस्टर बेंच नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप पता लगा लीजिए कि रोस्टर बेंच क्या होता है। तो हमारा जो जिस कोर्ट में सुनवाई हुआ था ऑनरेबल जस्टिस पार्थ सारथी सर के बेंच में, मैंने उसके असिस्टेंट से पीए से बात किया तो उन्होंने कहा कि अब आपका केस रोस्टर बेंच में लिस्ट होगा, आप रोस्टर बेंच में संपर्क कीजिए। मैंने रोस्टर बेंच में संपर्क किया तो वहां से मुझे बोला गया कि ठीक है, इस पे विचार किया जा रहा है, आपके केस को जल्द लिस्ट किया जाएगा। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, उसको कहा था अर्जेंट मेंशनिंग एप्लीकेशन या अर्जेंट पोजीशनिंग एप्लीकेशन। मैं वो एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट को दे चुका हूं, ठीक है। तो उसकी कोई रिसीविंग नहीं होती है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को दिया और उसमें एक पॉइंट होता है, ठीक है, आप नहीं जानते क्या कर सकते हैं तो बताना पड़ता है कि आपने अपोजिट पार्टी से कंसेंट लिया है कि नहीं लिया है। यदि आप कंसेंट नहीं लेते हैं तो फिर ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से ये प्रक्रिया कराया जाता है, फिर आपको डेट दिया जाता है। तो हम बीपीएससी से कंसेंट लेने जाएंगे, बीपीएससी कंसेंट देगा? ये बताइए, बीपीएससी के खिलाफ जो केस किया हो, चाहे हम हो या कोई भी पिटिशनर हो, बीपीएससी जल्दी कंसेंट देगा? तो वो तो ऑनरेबल कोर्ट थोड़ा दया दृष्टि दिखा करके लगाते हैं, फिर उन्हें नोटिस करते तो उनको बीपीएससी को प्रेजेंट होना पड़ता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि और ऑनरेबल कोर्ट या ऑनरेबल जस्टिस जो डेट देंगे या जो तारीख देंगे, जो कहेंगे उसको तो मानना पड़ेगा दोस्त, उनका तो सम्मान करना पड़ेगा ना। तो मैंने फिर आपको टाइम लाइन बताया कि आप देख लिए कि मैंने लगा दिया था कि अप्रैल में मेरा केस फाइल हुआ था। आप देखिए लिखा हुआ प्रियतम कुमार प्रिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, आपने देख लिया था। उसमें सुनवाई भी हुआ, सुनवाई होने के बाद कोर्ट का ऑरल ऑर्डर भी आया। उसमें आप देखिए लिखा होगा इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए मैंने ऑनरेबल कोर्ट से टाइम मांगा था। क्यों? क्योंकि होता क्या है, देखिए जब कोई केस आप किए, फाइल किए, ड्राफ्ट बना के दिए, और ड्राफ्ट बनाने के बाद यदि उसमें कोई नई जानकारी आपको प्राप्त होती है, उस केस से, उस विषय वस्तु से, उस सब्जेक्ट से संबंधित कोई नई इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, कोई नया एविडेंस मिलता है, तो आप चाहते हैं कि कोर्ट को इन बातों से, इन एविडेंस से अवगत कराया जाए। तो उसके लिए फिर एफिडेविट आपको देना पड़ता है, उसी को कहा जाता है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। तो वही मैंने फिर लगाया था, वो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में फाइल कर चुका हूं। अब इसे देखिए, तो इसीलिए तो जब आप रिजल्ट आया तो हो सकता है फिर यदि कोई नई जानकारी मिले तो फिर भविष्य में हो सकता है कभी एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल करना पड़े, बट उससे केस की तारीख पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या कहा कि अप्रैल में सुनवाई हुआ, मई में कोर्ट समर वेकेशन पे चला गया, जून में कोर्ट खुलता है, 16 जून के बाद कार्यकार कोर्ट का कार्य प्रणाली बेहतर तरीके से, मतलब सुचारू रूप से चलना प्रारंभ होता है। मैं उस समय से प्रयास कर रहा हूं कि जल्द से जल्द, मैंने अर्जेंट मेंशनिंग के लिए एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट को दिया है। अब ऑनरेबल जस्टिस या ऑनरेबल कोर्ट ही मुझे डेट देंगे ना, अपने से तो मैं डेट नहीं ले सकता हूं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस में है, वो जैसे जैसे ये चीज आएगा मैं आपको हर एक अपडेट दूंगा। अब बस रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा, आप लोग को लग रहा होगा कि इन्होंने यूट्यूब पे अपना मोबाइल नंबर दिया तो काफी अधिक सहयोग मिला होगा, उतना अधिक सहयोग अभी नहीं मिला है, बहुत कम सहयोग मिला है। उम्मीद करते हैं यदि आर्थिक सहयोग आप बनाए रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा मेरे लिए, नहीं तो हम अपने खर्च से भी इस केस को तो हम लड़ेंगे। और दूसरी एक और बात हम आपको बता रहे हैं, कुछ लोग को ये लगता है कि जो लड़का मेंस में बाहर हो गया या जो फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गया तो दोनों का अलग अलग केस होगा। नहीं दोस्त, सारा का सारा केस मेंस का ही है, क्योंकि जो भी खेल हुआ वो मेंस में ही हुआ ना। इंटरव्यू का नंबर आपको सिलेक्शन दिलाता है और थोड़ा बहुत रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। इंटरव्यू में बहुत अधिक गुंजाइश नहीं होता कि इंटरव्यू में आपको मतलब नंबर का बहुत वेरिएंस या डिफरेंस इंटरव्यू में नहीं होता है, लेकिन मेंस में जहां 900 नंबर का मेंस होता है वहां बहुत वेरिएशन है। तो चाहे आप सेलेक्टेड नहीं हुए, आप फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए या जो मेन से बाहर हो गए, सारा का सारा मुद्दा और सारा का सारा मामला और सारी की सारी बहस मेंस कॉपी को लेके ही है कि मेंस कॉपी में आपने मॉडरेशन किया कि नहीं किया। तो वो चाहे मेंस असफल विद्यार्थी हो या फाइनल लिस्ट से बाहर विद्यार्थी हो, दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, दोनों का मैटर एक ही है। इसीलिए आप ऐसा यदि सोच रहे हैं तो आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं, आप ऐसा ना सोचें। क्योंकि मैं ये कानून की जानकारी है थोड़ी बहुत, मैंने इस क्रम में काफ़ी चीज़ सीखा है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। यदि आपको लगेगा कि नहीं आप ऐसा गलत जानकारी दे रहे हैं तो आप मुझे, बेशक मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, आप मुझे फ़ोन करके कह सकते हैं कि नहीं आपने ये गलत जानकारी दिया है। नहीं, क्योंकि हम लोग को मेंस के बारे में जानना है कि कॉपी आखिर चेक कैसे हुआ। सपोज कीजिए यदि आपको अच्छा नंबर मेंस में मिलता है, इंटरव्यू में यदि आपको थोड़ा कम नंबर भी दिया जाता या जितना भी नंबर दिया, इंटरव्यू में तो एक रेंज के अंदर ही नंबर दिया जाता है ना, तो फिर आप सर्विस में चले ही आते। आपका रैंक अच्छा भी लग सकता था या रैंक खराब भी लगे, लेकिन आप कम से कम सेलेक्ट तो होते, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हुए ना। तो मामला जो है मेंस पूरी की तरह मेंस का है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरे के पूरे मैटर को समझ गए होंगे। हाई कोर्ट मेरा केस चल रहा है, मेरा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो,
जब मैंने असिस्टेंट साहब से बात किया जज ऑनरेबल जस्टिस के पीए से, तो कहा देखिए वो तो जस्टिस महोदय के ऊपर डिपेंड करता है, और नहीं तो फिर जिस तरीके से सीरियल वाइज तो आपका केस आएगा ही आएगा, तो हो सकता है उसमें 2 महीना का समय लग सकता है, 1 महीना का समय लग सकता है, और अर्जेंट मेंशनिंग यदि ऑनरेबल जस्टिस आपका स्वीकार कर लिए तो बहुत जल्दी मेंशनिंग हो जाएगा, और नहीं तो फिर जिस तरीका से रेगुलर केस आता है तो वो तो एक आना ही आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी जैसे भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, आप इसके लिए मेरे ऊपर भरोसा रखें, विश्वास करें, ठीक है। और आपका यदि भी कोई सुझाव हो तो आप मुझे फ़ोन करके वो सुझाव मुझे आप दे सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो आप वो सुझाव मुझे दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे इस कोर्ट को, मतलब इस केस को मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ेगा। ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के द्वारा मेरे पक्ष में आए, चाहे बीपीएससी के पक्ष में जजमेंट जाए, यदि मेरे बीपीएससी के पक्ष में जाएगा तो मैं जरूर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा, और हो सकता है मेरे पक्ष में आए तो बीपीएससी भी हो सकता है चैलेंज करे सुप्रीम कोर्ट में। तो मैडम मुझे ये मेरा अनुमान, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि साल 2 साल 2.5 साल तक ये सुनवाई चले, ठीक है। इसी तो हम लोग का प्रयास है कि काफ़ी सारा हम प्रयास कर रहे हैं, अब अकेले कितना प्रयास करें, जितना हमसे हो पा रहा उससे अधिक हम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं इस बात को कि जितना हम अभी तक डटे हुए हैं, खड़े हैं, कोई नहीं कर पाया आज तक, इतना नहीं कर पाया, आप जानते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते कि आप लोग को लग गया कि हाँ, पटना हाईकोर्ट केस के बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आप लोग को मिल गया है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, और चलिए थोड़ा सहयोग मार दीजिएगा, आर्थिक सहयोग दे दीजिएगा, तो मेरे लिए थोड़ा ये लड़ाई थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।